गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में पाचन क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, भोजन के अवयव, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया और कल हमने प्रोटीन भी पढ़ लिया। आज हम भोजन का एक और अवयव वसा या फिर फैट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, जो वसा होती है वो भी क्या करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और जब वसा का अपघटन होता है या जब इसके अणु टूटते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है वो देते हैं। ठीक है, जब वसा का अपघटन होगा तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। लेकिन क्या होता है कि वसा के अपघटन की जो क्रिया है वो क्या होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन वसा से हमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पढ़ा कि वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब तत्व पाए जाते हैं। वैसे ही जो वसाएं हैं या फैट है, इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि जो ऑक्सीजन तत्व है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, फैट्स में क्या है, जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब देखो, जो ये फैट है वो क्या होंगे, जल में तो अघुलनशील होंगे। ठीक है, फैट क्या होता है, ये जैसे तेल वगैरह होते हैं, आप लोगों को भी पता है कि ये जल में घुलते नहीं है। तो जो फैट या वसाएं होगी वो क्या होगी, जल में अघुलनशील होगी। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होंगे जैसे क्लोरोफॉर्म या फिर इथर, इन सब में क्या है, जो ये फैट है या फिर जो वसाएं है वो घुलनशील होगी। मतलब ये जल में अघुलनशील होती है, और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म या फिर इथर, इनमें ये घुलनशील होती है। अब की जो वसाएं होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है, एक होती है संतृप्त वसाएं और दूसरी होती है असंतृप्त वसाएं। ठीक है, टू टाइप की, संतृप्त और असंतृप्त। तो देखो, जो संतृप्त वसाएं होती है वो क्या होती है, या तो ठोस अवस्था में पाई जाएगी या फिर अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाएगी। जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया या फिर मोम हो गया। ठीक है, ठोस या तो पूर्ण रूप से ठोस या फिर अर्ध ठोस प्रकार में, जैसे घी होता है हमारा, वो ठोस भी बन सकता है और हम उसको द्रव में भी परिवर्तित कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं अर्ध ठोस। तो संतृप्त वसाएं ठोस या अर्ध ठोस प्रकार की होगी, उनमें हो जाएगा घी, तेल, मोम, या फिर जिसको हम चर्बी वगैरह जो होती है जानवरों की, वो भी संतृप्त वसाओं के अंदर आती है। ठीक है, दूसरा है असंतृप्त वसाएं। तो अब असंतृप्त वसाएं कौन सी होती है, जो हमें पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है, जो संतृप्त वसाएं थी वो क्या होती है, ज्यादातर हमें जानवरों से प्राप्त होती है, लेकिन पादपों से जो वसाएं प्राप्त होती है उनको हम बोलेंगे असंतृप्त वसाएं। अब पादपों से कौन सी वसाएं प्राप्त होती है, जैसे कि तेल हो गया, बहुत सारे पादप होते हैं जिनमें ऐसे फल, मतलब हाँ, जिनमें ऐसे फल या ऐसे जो उत्पाद है वो उत्पन्न होते हैं जिनसे हमें बाद में तेल प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली हो गई, सरसों वगैरह हो गए। तो हम इनके तेलों को क्या बोलेंगे, हम इनके तेलों को या फिर ऐसी वसाओं को हम बोलेंगे असंतृप्त वसाएं। ठीक है, अब आगे ये तो हो गए बेसिक टू टाइप। अब है कि जो वसाएं हैं उनको आगे तीन और टाइप में या फिर तीन प्रकार की वसाएं और होती है, सरल, जटिल और व्युत्पन्न प्रकार की। सबसे पहले दो टाइप की, संतृप्त, असंतृप्त, और फिर तीन और प्रकार की वसाएं होती है, सरल वसाएं, दूसरी जटिल वसाएं और तीसरी होती है व्युत्पन्न वसाएं। तो देखो, सबसे पहले सरल वसा में क्या होती है, अब जो सरल वसाएं होती है या फिर जो नॉर्मल भी वसा होती है वो क्या होती है कि चार प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो उसमें एक अणु होता है ग्लिसरॉल का और तीन होते हैं उसमें वसा अम्लों के अणु। तो सरल वसाएं भी वही होगी जिसमें एक अणु ग्लिसरॉल का पाया जाएगा और तीन अणु वसीय अम्लों के पाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे है कि इस सरल वसा को भी दो और भागों में बांटा गया आगे, पहला उदासीन और दूसरा है मोम। जो उदासीन वसाएं होती है वो क्या होती है, जल की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, और ये ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो सरल वसा के दो और टाइप, पहला उदासीन और दूसरा मोम। जो उदासीन वसाएं होगी वो क्या होगी, जल की अपेक्षा हल्की होगी, इनसे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और क्या है कि ये ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। ठीक है, दूसरी है मोम। तो मोम देखो, जैसे जो मोम है उसका हमारे शरीर में तो ज्यादा कोई काम होता नहीं है, वो दूसरे कामों के लिए काम आती है। मतलब जैसे कि अगर मोम है तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करेगा नहीं, जैसे जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है,
शहद का भी निर्माण होती है। शहद तो क्या करता है कि एक खाने योग्य पदार्थ है, ठीक है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा भी देता है। लेकिन वही मधुमक्खी क्या है, मोम का भी निर्माण करती है। तो ये जो मोम है इसका मतलब मनुष्य के शरीर में कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इससे अन्य प्रकार के और पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे मोमबत्ती वगैरह हो गया, ठीक है, मोमबत्ती, और बाकी जैसे वैक्स वगैरह होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, मोम से बनाई जाती है। तो सरल के दो प्रकार हो गए, उदासीन और मोम। अब अगला हम पढ़ेंगे जटिल वसाएं। तो जटिल वसाएं कौन सी होती है, जिनमें सरल लिपिड पाए जाते हैं और लिपिड रहित अणु, इन दोनों के योग से जो अणु बनता है उनको बोलते हैं जटिल वसाएं। कौन सी हो गई जटिल वसाएं, इसमें एक तो सरल लिपिड के अणु पाए जाएंगे और दूसरा क्या है, लिपिड रहित अणु पाए जाएंगे। इन दोनों को मिला के जो भी पदार्थ बनेगा उसको हम बोलेंगे जटिल वसाएं। तो हमने वसा में क्या पढ़ा कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, लेकिन जो जटिल वसाएं होती है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाई जाती है, ठीक है। आगे क्या है कि जो ये जटिल वसाएं हैं ये भी क्या है, फिर दो टाइप की पाई जाती है, पहली है फॉस्फोलिपिड, दूसरी है ग्लाइकोलिपिड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है, एक तो जो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है, उसमें यूज होती है, मतलब उसमें उसको बनाने में हेल्प करती है। और दूसरी जो भी झिल्ली में कोशिकांग होते हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर, उनकी बाहरी सतह बनाने का काम करती है ये फॉस्फोलिपिड वसा। दूसरी है ग्लाइकोलिपिड। तो जो ग्लाइकोलिपिड वसा होते हैं उसमें क्या है, फॉस्फोरस तो पाए नहीं जाते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड में। इसमें किसी भी प्रकार का फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। फिर है ये सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह बनाते हैं, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है। अब देखो कोशिका भित्ति तो क्या है, सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो पादपों और जंतु के लिए आवश्यक वसा कौन सी है, ग्लाइकोलिपिड, और पादपों के लिए आवश्यक वसा है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये जटिल हो गई। उसके बाद में है व्युत्पन्न वसाएं। तो अब देखो व्युत्पन्न वसाएं किससे बनती है। व्युत्पन्न वसाएं बनती है सरल और जटिल वसाओं के जल अपघटन द्वारा। जब हम सरल और जटिल वसाओं का साथ में जल अपघटन करवाते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न वसाएं। ये क्या होती है कि ये जो वसाएं होती है, व्युत्पन्न वसाएं, वो क्या होती है, अघुलनशील अल्कोहल की भांति होती है, ठीक है, अघुलनशील अल्कोहल की भांति ये बस ये अम्ल होते हैं जो अघुलनशील अल्कोहल के रूप में होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स भी कहते हैं। और इस वसा के उदाहरण कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा पित्त अम्ल है, ठीक है, हमारे अंदर जो लिंग हार्मोन पाए जाते हैं, विटामिन डी, और हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो भी क्या है, व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले वसा। वसा क्या होती है, ये भी भोजन का एक अवयव है जो क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब वसा का जल अपघटन होता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ये प्रोसेस थोड़ी धीमी जरूर होती है, पर क्या होता है कि वसा से हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और जो हमारा शरीर है, मतलब हमारी जो कोशिकाएं हैं या जो पादप कोशिकाएं हैं, उनमें जो वसा है वो संचित भोजन के रूप में भी उपस्थित रहती है, ठीक है। संचित भोजन क्या होता है कि बाद में जो कोशिकाएं हैं वो अपने पोषण के लिए उस भोजन का उपयोग करती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में संचित भोजन के रूप में वसाएं पाई जाती है। वसाएं क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म और इथर, उनमें क्या है, घुलनशील होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, टू टाइप्स ऑफ वसा। तो उसमें पहला क्या था, संतृप्त वसा, और दूसरा है असंतृप्त। तो संतृप्त वसाएं कौन सी होती है, जो ठोस और अर्धठोस दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इनके उदाहरण हमने पढ़े घी, तेल या मोम। दूसरा पढ़ा असंतृप्त वसाएं। तो ये कौन सी वसाएं हैं, जो पादपों में पाई जाती है, पादपों से जिनसे हमें तेल वगैरह प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, ठीक है, ये सब सूरजमुखी वगैरह। उसके बाद हमने पढ़े कि वसा के तीन और टाइप होते हैं, सरल, जटिल और व्युत्पन्न वसाएं। सरल वसाएं कौन सी होती है, जिसमें एक ग्लिसरॉल का अणु पाया जाता है और 3 वसीय अम्लों के अणु पाए जाते हैं। फिर सरल वसा को भी क्या है, आगे 2 और वसाओं में विभाजित किया गया, पहला उदासीन और दूसरा है मोम। जो उदासीन वसाएं होती है वो क्या होती है, जल की अपेक्षा हल्की होती है और ये ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दूसरा है मोम। तो जो मोम है उसका जंतु कोशिका में किसी प्रकार का
मतलब जंतु कोशिका को ऊर्जा देने में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा होता है। इसका उपयोग मोमबत्ती वगैरह बनाने में या जो वैक्स वगैरह होती है उसको बनाने में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा जटिल वसाएं। तो जटिल वसाएं कौन सी होती है? जिसमें सरल लिपिड के अणु पाए जाते हैं और लिपिड रहित अणु दोनों आपस में जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं जटिल वसाएं। इनमें क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जटिल वसा जो होती है उसके भी दो और टाइप होते हैं। पहला फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड। जो फास्फोलिपिड होता है वो क्या करता है? पादपुक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, बाहर की ओर जो शेल वॉल पाई जाती है, उसको बनाने में हेल्प करती है। और जो और भी झिल्ली में कोशिकांग होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। और झिल्ली के अंदर जो झिल्ली होती है कोशिकांगों की, उसको पारगम्य बनाने में मदद करती है। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या? फास्फोरस बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक। ये क्या करते हैं? किसी भी कोशिका की, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, उसकी कोशिका झिल्ली को बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा व्युत्पन्न वसा। ये क्या होता है कि सरल और जटिल वसाओं के मिश्रण को हम कहते हैं व्युत्पन्न वसा। जो व्युत्पन्न वसाएं हैं वो क्या है? अघुलनशील अल्कोहल के रूप में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको स्टेरॉइड भी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए? जो हमारा पित्त के अंदर पित्त अम्ल पाया जाता है, हमारे लिंग हार्मोन, विटामिन डी, और जो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न वसाएं, उसके उदाहरण होंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। देखो न्यूक्लिक अम्ल हमने कल भी पढ़े थे। ठीक है, तो अब जो थोड़ा बहुत बच गया वो उसका पार्ट हम अब पढ़ेंगे आगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। तो हमने पढ़ लिया था कि जो डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं उसमें 3 टाइप की संरचनाएं होती है। पहली होती है उनकी पेंटोस शर्करा, ठीक है, जो कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा नाइट्रोजनी क्षार, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, जो कि डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम होते हैं, और पिरिमिडिन में है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन और थायमिन जो है वो डीएनए में, और साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। तीसरा पार्ट था इनका फॉस्फोरिक अम्ल, जो कि X3PO4 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ये है कि जब हम डीएनए या फिर आरएनए, इन दोनों की पेंटोस शर्करा को और नाइट्रोजनी बेसिस को अगर आपस में जोड़ दे तो जो पदार्थ बनता है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये किससे बन के बना होता है? पेंटोस शर्करा से और जो नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो देखो अब डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो जो डीएनए है उसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाएंगे। कौन कौन से? पहला डीऑक्सी एडिनोसिन, जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक होगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन। ठीक है, ये पाए जाएंगे डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद में आरएनए, तो आरएनए में क्या होता है? टी के स्थान पे यू, मतलब थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। तो डीएनए में आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हो जाएंगे? एडेनोसिन, ग्वानोसिन, यूरोसिन और साइटिडिन। ठीक है, इसमें डीऑक्सी नहीं लगाएंगे क्योंकि जो डीऑक्सी शर्करा है वो डीएनए में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया, अब न्यूक्लियोसाइड के बाद में आता है न्यूक्लियोटाइड। जब हम पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और जो फॉस्फेट ग्रुप है उन तीनों को आपस में मिला देंगे तो जो संरचना बनेगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड या तो पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार या फिर फॉस्फेट समूह को आपस में मिला दे, या फिर हम न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट समूह जोड़ दे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो न्यूक्लियोटाइड भी क्या होंगे, सिर्फ 4 प्रकार के होंगे, क्योंकि हमारे पास 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, फिर नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो उसके आधार पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी क्या होंगे, 4 प्रकार के। तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल। तो पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा बन जाएगा, डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, फिर दूसरा डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, तीसरा डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल और चौथा डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, ठीक है। और आरएनए में क्या होगा, थायमिन के स्थान पे यूरेसिल है तो इसमें बनेगा यूरेडेलिक अम्ल, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड। अब उसके बाद में जब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसाइड की जब बहुत सारी इकाइयां आपस में मिल जाती है तो जो संरचना बनाती है उसको बोलते हैं हम बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और डीएनए की श्रृंखला भी कैसी होती है, डीएनए और आरएनए की श्रृंखलाएं भी होती है बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और डीएनए और आरएनए की अगर कोई सिंगल इकाई है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और इन मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड से आगे जाके जब ये आपस में जुड़ते रहेंगे तो उनसे बनेगा बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है। अब देखो जो शुगर होती है, ठीक है, जो हमारी पेंटोस शर्करा होती है उसके तीसरे कार्बन से और 5वें कार्बन से, पेंटोस शर्करा है तो उसमें 5 कार्बन पाए जाएंगे, तो उस शर्करा के तीसरे और 5वें कार्बन से क्या होता है, हमारा फॉस्फेट समूह है जुड़ा रहता है जब ये बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनती है उसमें, ठीक है। और नाइट्रोजनी क्षार हमने पढ़ा कि उस श्रृंखला के बीच में पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। तो आज हम डीएनए आरएनए में बात, अब क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारकों को आपस में मिलाकर जो संरचना बनेगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये भी 4 प्रकार के होंगे, डीएनए में भी और आरएनए में। बस डीएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाएगा। उसके बाद पढ़ा या तो न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट समूह जोड़ दे या फिर पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह को आपस में जोड़कर जो संरचना बनाएंगे उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये भी 4 प्रकार के होंगे। क्यों 4 प्रकार के क्यों होंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 4 प्रकार के ही नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और डीएनए और आरएनए की सिंगल इकाई को भी हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर ये कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या करेंगे, बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे जो कि डीएनए और आरएनए की संरचना में पाई जाती है, ठीक है। एक और तत्व हो गया भोजन का। अब एक और तत्व हम पढ़ेंगे, खनिज लवण, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, खनिज। तो देखो अब जो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन और वसाएं, ये सब क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते थे, तो इनको हम कार्बनिक पदार्थ बोलते थे या कार्बनिक यौगिक। लेकिन जो खनिज है उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है तो खनिजों को हम अकार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में जो भोजन के तत्व है उसमें पाया जाने वाला अकार्बनिक यौगिक है खनिज, ठीक है। अब जो खनिज है उनकी क्या है, हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे जो कि कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन, वसा, उनको वो हमें ऊर्जा प्रदान करते थे, तो उनकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो खनिज है वो हमारे शरीर में क्या है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें लघु पोषक तत्व भी कहते हैं। तो अब खनिज है बेसिकली, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके कार्बोनेट वगैरह, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो देखो सबसे पहला खनिज अगर हम बोले तो जैसे हो गया आयरन, ठीक है। तो अब आप सबको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है उसका जो मेन कारक है, उसमें जो तत्व पाया जाता है वो होता है आयरन, ठीक है। तो खनिज एक तो हमारे रक्त में हेल्प करता है, ठीक है, हमारा रक्त बनाने में हेल्प करता है क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम क्या करता है,
कैल्शियम हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, ठीक है, हमारे दांतों की मजबूती के लिए और हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक मात्रा में जरूरत होती है हमारे शरीर को। तो दूसरा खनिज हो गया कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। फिर है कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, तो हमारे तंत्रिका तंत्र के समन्वय के लिए या हमारे तंत्रिका तंत्र को उसमें जो आवेग जाते हैं उनको उनके नियंत्रण के लिए भी क्या है, हमें खनिजों की या फिर इन तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्या है कि जब हमारे रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए भी क्या होता है, बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, खनिज, खनिज क्या होते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले तत्व, जैसे कि आयरन हो गया, जो क्या होता है हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हमारे रक्त को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए जरूरी होता है। ऐसे ही और भी खनिज पाए जाते हैं जो कि एक तो हमारे तंत्रिका तंत्र में जो आवेग आते हैं उनको समन्वय के लिए नियंत्रित करते हैं, और जो हमारे चोट लगने पे हमारा जो रक्त बहता है उसका थक्का बनाने में भी खनिज क्या है, मदद करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।